गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दिव्या। गुड इवनिंग एवरीवन। आपको ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है? आई होप ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है। एक बार यस लिख दीजिए। ओके, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हमने आर्टिकल 19 डिस्कस किया था। आप लोग थे सभी लोग क्लास में ना? ठीक है, ओके। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 क्या बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब कल हमने 19(1) ए को डिस्कस किया था, जिसमें हमें 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटी की जाती है। ठीक है, और उन्हीं राइट्स के रेस्ट्रिक्शंस भी आर्टिकल 19 ही बताता है, और उनके क्लॉजेस हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, कल हमने 1(a) डिस्कस किया था, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। उसी में हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूडेड है। प्लस हमने कल 19(1) भी डिस्कस किया था, जो बात करता है फ्रीडम टू फॉर्म एनी असेंबली। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 19(1) सी के बारे में। ठीक है, कोई इशू है गरिमा जी? ठीक है, चलिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ आर्टिकल 19(1) सी। तो देखिए, 19(1) सी बात करता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस और कोऑपरेशन। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या है। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स होता है कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जब साथ में किसी मोटिव के साथ जुड़ के किसी काम को करते हैं, दैट इज नोन एज एसोसिएशन। बेसिकली जो ग्रुप है उनके साथ में आने का कुछ ना कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसी को हम लोग एसोसिएशन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, ग्रुप ऑफ पर्सन हु कम्स टुगेदर टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और वो ऑब्जेक्टिव किनके बेनिफिट्स के लिए हो सकता है, ये भी ये भी हम समझ लेते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव जो ये अचीव करना चाहते हैं, वो या तो जो ग्रुप है उनके मेंबर्स के बेनिफिट के लिए होगा, या फिर वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक के लिए होगा, या फिर कोई साइंटिफिक बेनिफिट, या फिर कोई चैरिटेबल बेनिफिट। अदर बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। वैसे मोस्टली इन्हीं चीजों के लिए एसोसिएशंस को हम लोग फॉर्म करते हैं। ठीक है, सेकेंडली एक और चीज जो नोट करने वाली बात है कि 19(1) सी के अंडर ही जो कंपनीज फॉर्म होती है, सोसाइटीज फॉर्म होती है, ट्रेड यूनियंस या पार्टनरशिप, वो सब भी आपका 19(1) सी के हेड में फॉल करता है। ठीक है, यहां तक सभी लोग क्लियर है? ओके, ठीक है। अब देखिए, इट ऑल्सो इंक्लूड द राइट नॉट टू बी मेंबर ऑफ एसोसिएशन। अब इसका मतलब क्या है? इसी आर्टिकल में हमें ये भी स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपको कोई जबरदस्ती किसी ग्रुप का मेंबर नहीं बना सकता है। वो सोलली उसमें आपकी कंसेंट होनी चाहिए, और सोलली वहां पे आपकी मर्जी होनी चाहिए। ठीक है, यही आर्टिकल हमें एसोसिएशन बनाने का भी फ्रीडम देता है, क्लॉज 3। और इसी आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि you have the right to not to be a member of any group or association। ठीक है, इसमें एक केस है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का केस। इस केस में ये बोला गया था कि जो राइट टू स्ट्राइक या लॉकआउट है, वो आपका 19(1) सी में कवर नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को। 19(1) सी में हमने देख लिया फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कॉरपोरेशन। अब इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस 19 क्लॉज 4 में दिए गए हैं। यानी कि आपके इस राइट को स्टेट इन दो कंडीशंस में चाहे तो कर्टेल कर सकती है। क्या है वो कंडीशंस? पहला है इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अगर स्टेट चाहे तो वो आपके इस राइट को कर्टेल कर सकती है। ठीक है, सेकंड है आपका पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। व्हाट इज पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जिससे जो आम लोग हैं या जो कॉमन पीपल, उनको किसी तरीके की तकलीफ ना पहुंचे, डे टू डे एक्टिविटी जो बाकी लोगों की चल रही है वो चलती रहे। इस
एसोसिएशन की वजह से उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और अगर होती है तो स्टेट वहां पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव 19 क्लॉज डी एंड ई। ये हम जब स्टार्टिंग में जब ओवरव्यू देख रहे थे आर्टिकल 19 का, तब भी मैंने आपसे बताया था कि आर्टिकल 19 डी और ई ये दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, 19 डी आपका बात करता है कि फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी सिटीजन फ्री है कि वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं भी मूव कर सकते हैं। सिमिलर वे में आपका 19 ई बात करता है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ये भी सिटीजन्स के लिए ही है कि आप कहीं भी मूव कर सकते हो, प्लस आप कहीं भी रिसाइड या सेटल कर सकते हो इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी ये जो हमारा राइट है, इसके साथ भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस अटैच्ड होगा ऑब्वियसली। जब हमने देखा कि भाई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स में, तो भाई इसमें क्या दिक्कत होगी, यहाँ पर आप क्यों रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो? तो यहाँ भी रेस्ट्रिक्शन है। क्या है रेस्ट्रिक्शन? पहला रेस्ट्रिक्शन है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को अगर कोई दिक्कत होने की संभावना होती है, या आपके इस मूवमेंट से या रिसाइड एंड सेटल करने से कोई दिक्कत अगर होने की संभावना होती है, तो वहां पर स्टेट क्या कर सकती है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। सेकेंडली, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल प्रजाति आप उनको बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके अपने कल्चर हैं, वो अपनी चीजों को आज भी वो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है, रूट से जुड़े हुए। तो कहीं ना कहीं उनको ये डर होता है कि अगर बाहर से लोग आएंगे तो उनके कल्चर के साथ या उनके जो वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो जिस तरीके से वो नेचर को बचा के रख रहे हैं या प्रोटेक्ट करके, या आज भी उस चीजों को वो फॉलो करते आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि वो हैम्पर हो सकता है। तो इस वजह से उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट के लिए स्टेट अगर चाहे तो क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, नाउ 19(1)(f) हमारा ओमिटेड है। अब देखते हैं 19(1)(g). तो 19(1)(g) बात करता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, या फिर आप कोई भी ऑक्यूपेशन, बिजनेस या ट्रेड को कैरी ऑन कर सकते हो इन इंडिया। सेकेंडली, इसी राइट के अंडर हमें ये भी राइट दिया जाता है कि आप किसी बिजनेस को शट डाउन भी कर सकते हो। इसके ऊपर भी केस लॉज है। वैसे अभी मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट एक केस के थ्रू ही ये डिसाइड किया गया था। एक कंपनी थी, तो वो आउट ऑफ फंड चल रही थी, तो उन्होंने अपने बिजनेस को बंद करने का डिसीजन लिया। जब उन्होंने एप्लीकेशन डाला गवर्नमेंट के पास टू शट डाउन द कंपनी, तो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, जब उनके पास फंड ही नहीं है कि वो अपने लेबर को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से रन कर सके, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। तो वहीं से फिर ये चीज निकल के आई कि जो कंपनी है या कोई भी, अगर वो बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास ये भी राइट है कि वो बिजनेस को शट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, नो राइट टू कैरी ऑन एनी डेंजरस एक्टिविटी या एनी इलीगल एक्टिविटी या एनी इमोरल एक्टिविटी। आपके पास राइट टू बिजनेस है, आप भाई प्रोफेशन कैरी ऑन कर सकते हो, ऑक्यूपेशन कर सकते हो, बिजनेस, ट्रेड, एनीथिंग, लेकिन वो एक्ट आपका किसी भी तरीके से इलीगल या फिर इमोरल नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। अब अगर आप बोलोगे कि हम मर्डर करने का बिजनेस करते हैं, कि हम पैसा लेते हैं और हम मर्डर करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज इलीगल एंड ऑल्सो दिस इज इमोरल। तो ऐसी कोई एक्टिविटी जो कि इलीगल या इमोरल है, वो इस हेड के अंडर आप क्लेम नहीं कर सकते। सेकेंडली, लास्ट इसमें क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपटीशन इन ट्रेड। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर मेरा ये बिजनेस है तो सामने वाला ये बिजनेस ना करे। आपके पास राइट है तो सामने वाले के पास भी राइट है। वहां पे आप ये नहीं क्लेम कर सकते स्टेट से या गवर्नमेंट से कि आप मुझे प्रोटेक्ट करो कंपटीशन से। ठीक है, समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो ये भी इसी आर्टिकल के अंडर, इसी हेड के अंडर इंक्लूडेड है 19(1)(g) में।
कि इट डज नॉट इंक्लूड प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपटीशन इन ट्रेड। यहां तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज हो जाता है, तो एक बार मैं इसको क्विकली आपको फिर से बता देती हूँ कि 19(1) जो है वो राइट टू प्रोफेशन की बात करता है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, या फिर आप कोई भी बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन को कैरी ऑन कर सकते हो। ये 3 वर्ड्स को ध्यान रखना आप, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पे इसी राइट के अंडर हमें ये भी राइट दिया जाता है कि आप बिजनेस को चाहो तो शट डाउन भी कर सकते हो, यू ऑल्सो हैव द राइट टू शट डाउन द बिजनेस। और थर्डली, कि आप इस हेड के अंडर ये नहीं कर सकते हो कि आप कोई इलीगल या इमोरल एक्ट कर रहे हो, तो वहां पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, राइट, क्योंकि इलीगल एक्ट प्रोहिबिटेड है, इमोरल एक्ट प्रोहिबिटेड है, या कोई भी हैजार्डस एक्टिविटी, ठीक है। चलिए, ये भी हम लोग समझ गए कि कंपटीशन अगर है, अगर आपके पास राइट है ट्रेड का, प्रोफेशन का, बिजनेस का, तो सिमिलर वे में अदर सिटीजन्स के पास भी राइट है, ठीक है। तो आप वहां गवर्नमेंट से या स्टेट से ये मांग नहीं रख सकते हो कि आप हमें कंपटीशन से प्रोटेक्शन दो, मतलब जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो कोई और ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है। इनफैक्ट कंपटीशन को एनकरेज किया जाता है, कॉम्पिटिटर होने से जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ वी हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ 19(1) ये हमारा लास्ट क्लॉज है आर्टिकल 19 का, जो कि है 19 क्लॉज 6, जो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बताता है 19(1) के, मतलब ये 19(1) का ही आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। क्या है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस? तो यहाँ पे भी देखिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक स्टेट चाहे तो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि स्टेट ये देख करके भी रेस्ट्रिक्ट कर सकती है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो कोई भी प्रोफेशन को या किसी भी बिजनेस को, तो उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए या उस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए आपके पास वो प्रॉपर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या नहीं है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं है। जैसे मान लो आप लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर आपके पास लॉ की डिग्री ही नहीं है, वो क्वालिफिकेशन है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट वहां पर आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। सिमिलर वे में आप अपना हॉस्पिटल खोलना चाहते हो या आप अपने नाम से मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो, और अगर आप उस तरीके से क्वालिफाइड नहीं हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर किसी के जान की बात हो जाएगी, तो वहां पर आपको स्टेट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। ये दोनों हमें समझने वाली बात थी। तो प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन टू कैरी ऑन ऑक्यूपेशन, ट्रेड या फिर बिजनेस, जो भी आप प्रोफेशन को कैरी ऑन कर रहे हो, किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके लिए जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है उसको आपको फुलफिल करना चाहिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो उस ग्राउंड पे स्टेट आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो 19 हमारा अभी ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ है, इसमें एक केस देखो। हाँ जी, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हो जाता है आर्टिकल 19 के अंडर, और ये केस आपको एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाता है, कोई भी एग्जाम, ठीक है। आप चाहे किसी कॉलेज में आप अपना पेपर लिखने जाओ या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस केस इज इम्पोर्टेंट। तो क्या हुआ था इस केस में, देखते हैं। इस केस का नाम है चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 1951 का केस है, इसी पे बेस्ड है, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, ठीक है, या फिर कैरी ऑन बिजनेस, ऑक्यूपेशन और ट्रेड। तो क्या होता है, एक एक्ट होता है, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बीडीज। बीडीज मीन जो लोकल सिगरेट्स होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पस एक्ट 1948। अब इस एक्ट के अंडर क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, ये एक्ट में कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि देखो, जब एग्रीकल्चर सीजन आएगा, ठीक है, तो जो भी बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व्ड थे उनको क्या कर दो भाई, रोक दो। मतलब जो लोग उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में बीड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे थे, एग्रीकल्चर सीजन में उनको बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग से रोक दिया जाता था, और उनको क्या बोला जाता था,
कि आप एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो जाओ। अब ऐसा क्यों करते थे वो लोग, या क्यों कर रहे थे स्टेट, ऐसा क्यों हो रहा था? इसीलिए किया जा रहा था ताकि एग्रीकल्चर के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लेबर मिल सके। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा से ज्यादा लेबर को एंश्योर करने के लिए स्टेट क्या कर रही थी, जो लोकल पीपल बीड़ीज मैन्युफैक्चर करते थे जिससे उनका लाइवलीहुड चलता था, उसको रोक के, और वो क्या करते थे, फार्मिंग के लिए बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये एक्ट ही प्रोहिबिट करता था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीडीज ड्यूरिंग एग्रीकल्चर सीजन। ठीक है, चलो एक बात तो हो गई कि हाँ भाई चलो आपने बीड़ी का मैन्युफैक्चरिंग रोक के उनको लाइवलीहुड दूसरे तरीके से दे दिया, एग्रीकल्चर करवा के। लेकिन यही एक्ट और एक चीज प्रोहिबिट करता था। ये प्रोहिबिट क्या करता था कि सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल को ये एग्रीकल्चर करने से भी रोकता था। और वो सर्टेन कैटेगरी कौन थे? जैसे आपके वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ओल्ड एज्ड पीपल हो गए, या डिसेबल्ड हो गए। तो अब एक बात बताओ, एक तो आपने उनको जो उनका लाइवलीहुड था वो करने से रोक दिया, प्लस आपने इस कैटेगरी को बाहर ही कर दिया एग्रीकल्चर करने से। तो अब इनके लाइवलीहुड का मीडियम तो नहीं रहा कुछ। तो ये एग्रीकल्चर के सीजन में ये तो अनएम्प्लॉयड हो गए, है ना? तो इस एक्ट को चैलेंज किया गया। इस एक्ट को जब चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो एक्ट है ये अनरीजनेबल और आर्बिट्रेरी है। ऑब्वियसली ये अनरीजनेबल ही हुआ। आप एक तरफ उनके जो भी वो काम कर रहे हैं उसको आप प्रोहिबिट कर रहे हो ड्यूरिंग एग्रीकल्चर सीजन। सेकेंडली आप इस कैटेगरी को जो हटा रहे हो कि आप एग्रीकल्चर भी नहीं प्रैक्टिस कर सकते, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? इनके पास तो लाइवलीहुड नहीं है, ये तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना, ये क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। तो कोर्ट ने यही सब रीजनिंग देते हुए और इस चीज को देखते हुए ये कहा कि जो ये एक्ट है ये बहुत ही ज्यादा अनरीजनेबल और आर्बिट्ररी नेचर का है। और आर्बिट्ररी है तो ऑब्वियस सी बात है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, और आर्बिट्ररी क्यों कहा कोर्ट ने? इसीलिए कहा क्योंकि भाई देखो, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं उनके पास लाइवलीहुड का कोई मीडियम अब नहीं है। जो एग्रीकल्चर भी नहीं कर पा रहे हैं और एक्ट प्रोहिबिट कर रहा है कि आप उस टाइम पे बीडीज भी नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते हो, तो उनके पास इनकम का सोर्स कुछ भी नहीं, जीरो। तो इसीलिए वैसे लोग क्या हो रहे थे, अनएम्प्लॉयड उस टाइम पे। तो इसीलिए कोर्ट ने ये कहते हुए इस एक्ट को क्या बोला कि दिस एक्ट इज इनवैलिड एंड इट इज अनरीजनेबल एंड आर्बिट्ररी। ये बोलते हुए कोर्ट ने इस एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, 19 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग एक बार कमेंट में लिखिए 19 क्लियर है सभी को? हाँ, कुछ क्वेश्चन है आपका? ठीक है, बोलिए 19 सभी को क्लियर है तो जल्दी से लिख दीजिए सब लोग, हम सब कीजिए अगर सबको क्लियर हो गया 19 तो। हम लोग 20 भी अभी स्टार्ट करेंगे। हम्म, बताइए दिव्या। ओके, ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू आर्टिकल 20। देखिए हमारा संविधान बहुत सोच समझ के बनाया गया है। मतलब बेगुनाहों के लिए तो हम प्रोटेक्शन कर ही रहे हैं, सिटीजन्स को भी हम फंडामेंटल राइट्स दे ही रहे हैं, लेकिन जो ऑफेंडर हैं, ठीक है, या किसी के ऊपर कोई चार्ज लगा है, वो कन्विक्शन में है, ठीक है, तो उनके भी प्रोटेक्शन की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए। और वो कहाँ दिए गए हैं? आर्टिकल 20 में भी दिया गया है और 22 में भी दिया गया है। वैसे अभी हम लोग फिलहाल आर्टिकल 20 को पढ़ेंगे। और 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। तो किसी को अगर भाई कन्विक्ट कर दिया गया है तो उसके रेस्पेक्ट में क्या क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है, या हम लोग 20 क्लॉज 1, 2 और 3 में देखेंगे। 1 बात करता है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की, ठीक है। 2 बात करता है डबल जियोपार्डी की, और 3 बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। देखते हैं वन बाय वन क्या है 1, 2 एंड 3। देखिए
एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। आप लोग वैसे जानते भी होंगे, जब भी कोई एक्ट पार्लियामेंट लेके आती है तो उस एक्ट का एक नेचर होता है, या तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर होता है, रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, या तो वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होता है। अब आप बोलोगे कि रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव में क्या डिफरेंस है ना? तो देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज वो लॉज होते हैं, अगर मान लीजिए वो आज के डेट में एक्ट बने, ठीक है, जैसे आज की डेट क्या है, 28 नवंबर 2025, मान लेते हैं आज की डेट में कोई एक्ट आ गया, अगर इसका रेट्रोस्पेक्टिव नेचर है, तो अगर आज की डेट से पहले भी कोई क्राइम हुआ होगा जो इस एक्ट के अंडर फॉल करता है, तो उस पे, उस क्राइम पे भी, यानी कि पास्ट इंसिडेंट्स जो हुए हैं, पास्ट इंसिडेंट्स जो भी हुए हैं, या पास्ट का किसी का अगर कन्विक्शन ट्रायल चल रहा है, पास्ट का किसी का ट्रायल चल रहा है, तो उस पे भी ये एक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब देख लो, ये तो आप समझ गए रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि प्रीवियस भी अगर कोई एक्ट हुआ है तो उस पे भी ये वाला एक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। लेकिन प्रोस्पेक्टिव एक्ट्स की क्या बात है, मान लीजिए ये आज की डेट में पास हुआ, अगेन 2025 में, ये भी 2025 का था, मान लीजिए ये 2024 का ट्रायल चल रहा है, तो उस पे भी ये वाला एक्ट क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल, ठीक है। लेकिन जब हम लोग प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं, तो मान लीजिए 2025 में कोई एक्ट आया, ठीक है, अब किसी का ट्रायल जो है वो 2024 से चल रहा है, इसी एक्ट पे बेस्ड है वो, ठीक है, या कोई नया प्रोविजन ऐड किया गया किसी एक्ट में, ठीक है, इसको भी वही मान लीजिए कि कोई प्रोविजन ऐड किया गया, तो ये प्रोविजन जो ऐड किया गया वो इस जो ये अक्यूज्ड है इसके केस के सिमिलर है। यहाँ पे मान लो पनिशमेंट बढ़ गई, यहाँ पे 6 मंथ थी ये जब चार्ज किया गया था, और यहाँ पे इसको अब 1 ईयर कर दिया गया। तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि ये जो पुराना ट्रायल चल रहा था, ठीक है, 6 मंथ वाला, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इस पे ये प्रीवियस एक्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा, पास्ट ट्रांजेक्शन्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये फ्यूचर आज के बाद जो भी चीज होगी, मतलब आज से 2025 के बाद से फर्दर जो भी इंसिडेंट्स होंगे, जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, उस पे ये एक्ट क्या होगा, हमारा एप्लीकेबल होगा। यही होता है प्रोस्पेक्टिव नेचर, ठीक है, और रेट्रोस्पेक्टिव हो गया जो पास्ट के ट्रांजेक्शन्स पे भी एप्लीकेबल, समझ गए? ठीक, चलो ये हम लोग देख लिए। तो अब देखिए 21 में क्या हुआ कि जो हमारा आर्टिकल है वो पार्लियामेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है यानी कि लेजिस्लेचर, उनको रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप क्रिमिनल मैटर्स में या क्रिमिनल लॉज में आप रेट्रोस्पेक्टिव लॉज लेके नहीं आ सकते। रेट्रोस्पेक्टिव समझ गए, यानी कि जो पास्ट के ट्रांजेक्शन पे भी एप्लीकेबल हो। तो आप क्रिमिनल मैटर्स में रेट्रोस्पेक्टिव लॉज लेकर के नहीं आ सकते। ये कौन बोल रहा है, 20 क्लॉज 1। मतलब ये क्या कर रहा है, लिमिटेशन लगा रहा है लेजिस्लेचर पे, एक तरीके से ऑब्वियसली लिमिटेशन ही है। वैसे तो लेजिस्लेचर रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव कोई भी लॉ लेके आ सकती है, लेकिन क्रिमिनल लॉज में उनको रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लाने की लिमिटेशंस दे दी गई है कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ को नहीं ला सकते। लेकिन एक और चीज समझ लीजिए, सिविल लॉज में वो रेट्रोस्पेक्टिव नेचर ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए टैक्स लॉ है ना, अब आज के डेट में अगर कोई लॉ आया और अगर लेजिस्लेचर चाहे तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली भी वो यूज कर सकते हैं। मतलब टैक्स भरने वाले ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई हमारा केस तो 24 से चल रहा है, ठीक है, अगर आज की डेट में कोई चेंज आया और अगर लेजिस्लेचर ने उसको रेट्रोस्पेक्टिव रखा है तो आपके ट्रांजेक्शन पे भी वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है, समझ गए? चलिए ठीक है, तो देखिए प्रोटेक्शन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसका मतलब यही होता है कि कन्विक्शन अगर आज की डेट में हुआ है, ठीक है, तो आप अक्यूज्ड को, जो अक्यूज्ड है, ठीक है, जो भी अक्यूज्ड है, इसको आप पास्ट
ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। आज के डेट में अगर कोई एक्ट में चेंज आ गया, ठीक है, कि उसकी पनिशमेंट भी बढ़ गई, फॉर एग्जाम्पल पनिशमेंट में इंक्रीज हो गया प्लस फाइन भी क्या हो गया, बढ़ गया, और अक्यूज भाई साहब मान लो 2017 से इनका ट्रायल चल रहा है, अब 2025 में लॉ में चेंज आ गया, तो जो कन्विक्ट है, जो अक्यूज्ड है, उसको हम लोग 2017 पे जो लॉ था उसके बेसिस पर इसका ट्रायल करेंगे, उसके बेसिस पर इसको पनिश करेंगे। अगर वहां 6 महीने की पनिशमेंट थी तो इसको 6 महीने की ही पनिशमेंट होगी, ठीक है। अगर आज के डेट में उस पर्टिकुलर लॉ में कोई चेंज हो गया कि पनिशमेंट बढ़ा के 1 ईयर कर दिया गया और फाइन बढ़ा के 50,000 कर दिया गया, और इस टाइम पे 6 मंथ था और फाइन आपका 10,000 था, तो इसको इतना ही देना है। यहाँ पर कोर्ट या मैजिस्ट्रेट इसके पनिशमेंट को और फाइन को बढ़ा के नहीं ले सकती है, ठीक है। यही है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। लेकिन एक चीज और ध्यान क्या रखना है हमें कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में अगर कोई कानून आया आज की डेट में, लेकिन वो अक्यूज्ड को किसी तरीके से बेनिफिट कर रहा है, या तो उसकी पनिशमेंट को रिड्यूस कर रहा है, या तो उसके फाइन को, या तो मतलब किसी भी तरीके से अक्यूज्ड के वो क्या है, बेनिफिट में, तो उसका रेट्रोस्पेक्टिवली यूज किया जा सकता है, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर कोई लॉ आ गया आज की डेट में और वो अक्यूज्ड के बेनिफिट में यूज किया जा रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रेट्रोस्पेक्टिवली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लॉ उसके पनिशमेंट को भी बढ़ा रहा है और उसके फाइन को भी बढ़ा रहा है, मतलब बेसिकली यहाँ इसका लॉस लॉस है, तो वैसे लॉस विल नॉट बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। और इसका हम केस, मैं आपको इसका केस बता देती हूँ, जहां मैंने आपको बोला कि अक्यूज्ड के बेनिफिट में कैसे यूज होता है, इस केस से आप और क्लियरली समझ जाओगे। जैसे ये केस है आपका रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। इसमें क्या हुआ, 16 ईयर्स का एक लड़का था, 16 साल का एक लड़का था, नाबालिग लड़का था, ठीक है। उस टाइम पर उसके ऊपर चार्जेस लगे हाउस ट्रेसपास के और आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, इन दोनों के लिए इसको चार्ज किया गया। तो उस टाइम पे जो सेड मैजिस्ट्रेट रहे होंगे, उन्होंने 6 मंथ का रिगरस इम्प्रिजनमेंट देते हुए उसको फाइन भी, प्लस फाइन भी उसके साथ इम्पोज किया, ठीक है। ये तो इसको पनिशमेंट मिल गया। अब क्या हुआ, ये जजमेंट के बाद, पनिशमेंट मिलने के बाद एक एक्ट आता है जिसका नाम है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। ये एक्ट क्या कहता है, इस एक्ट में एक प्रोविजन है जो ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर 21 ईयर्स से कम का है तो उसको भाई इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते, इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली ये चीज अप्लाई होगी या नहीं होगी आप लोग के हिसाब से, क्यों होनी चाहिए, अक्यूज्ड का फायदा है, करेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव हम उसको अप्लाई कर रहे हैं और अगर उससे अक्यूज्ड का बेनिफिट है तो वो एप्लीकेबल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इट कुड बी अप्लाइड बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग द पनिशमेंट ऑफ द अक्यूज्ड, मतलब अक्यूज्ड के बेनिफिट में यूज किया जा रहा है, तो इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हमारा यही था, जो हमारा मेन समझने वाला बात, जो हमें ये समझना था कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज लेजिस्लेचर नहीं बना सकती है, और कोई भी अगर आज की डेट में चार्ज किया गया है तो आप उसको आज के ही क्राइम लॉ के हिसाब से पनिश करोगे। आज से 2 साल के बाद जो आएगा, और अगर उसका ट्रायल 2 साल तक चल रहा है, तो नए लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रायल में नहीं लेंगे, ठीक है। ये हमारा 20 क्लॉज 1 था। अच्छा, 20 क्लॉज 2 और 3 ये हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो आज हमारे पास टाइम भी कम है। तो 20 क्लॉज 1 तक क्लियर है सब लोग, क्लियर है? ओके, ठीक है।
अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, जो भी आप लोग के भी कॉलेजेस में एग्जाम वगैरह होने वाले होंगे या चल रहे होंगे, तो उसके लिए आप हमारी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। हमारे ऐप के थ्रू भी सेंट्रल लॉ एकेडमी आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पे भी हमारे चैनल पे सारी वीडियोस, इवन हमारी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशन की, जहाँ पे मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करते हुए हर एक आर्टिकल को एक्सप्लेन किया है। तो आपके एग्जाम्स के लिए वो काफी हेल्पफुल रहेंगे। एक बार वीडियो के थ्रू जाइएगा, और जो भी आपके सजेशंस हो या जो भी आपके कमेंट्स हो, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। नोट्स भी आपको हमारे ऐप के थ्रू, सेंट्रल लॉ एकेडमी का ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। वहां पे आपको फ्री मटेरियल में आप जाओगे, आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस प्लस मैंने आपको बोल ही दिया, यूट्यूब पे आप जाओ, यूट्यूब पे आपको वीडियोस जो भी हैं अवेलेबल मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के। कॉन्स्टिट्यूशन के तो, हाँ हाँ गरिमा जी, ठीक है, ओके। ठीक है एवरीवन, थैंक यू।